ਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ कहता ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਫਾਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਰਲੈਂਡ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ। कैसे बना इतना ताकतवर देश कैसे बना भाई? और उसके पास ऐसी कौन कौन सी ताकत है जो हमारे पास नहीं है, जिसके दम पे वो आज अमेरिका और ईरान जैसे देशों के बीच समझौता करवाने की स्थिति में दिखाई देता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके दम पर वो बार बार भारत जैसे इतने शक्तिशाली देश से टकराने की हिम्मत करता है। And maintain high the honor and prestige of Pakistan as one of the greatest nations of the world. दोस्तों, दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी या जनसंख्या की वजह से ताकतवर कहलाते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी सेना और युद्ध क्षमता बन जाती है। पाकिस्तान भी उन्हीं देशों में से एक है, जहां एक ऐसा देश जो बार बार राजनीतिक संकटों, आतंकवाद, आर्थिक गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय दबावों से जूझता रहा, लेकिन इसके बावजूद आज भी दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में गिना जाता है। पाकिस्तान की सीमाएं भारत, चीन, अफगानिस्तान और ईरान जैसे बेहद अहम देशों से जुड़ी हुई है, और यही लोकेशन उसे दुनिया की सबसे संवेदनशील ज्योग्राफिकल पोजीशन में खड़ा करती है। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तब उसके पास न मजबूत अर्थव्यवस्था थी, न भारी उद्योग, न आधुनिक हथियार और न ही कोई स्थिर व्यवस्था। लेकिन कुछ ही दशकों में वही पाकिस्तान परमाणु हथियारों वाला देश बन गया। आज पाकिस्तान के पास दुनिया की बड़ी सेनाओं में से एक मौजूद है। आधुनिक मिसाइल सिस्टम है, परमाणु हथियार है, चीन जैसा शक्तिशाली सहयोगी है, और ऐसी सेना है जिसने दशकों तक युद्ध और संघर्षों का अनुभव हासिल किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान इतना ताकतवर बना कैसे? कैसे एक आर्थिक रूप से कमजोर देश आज भी भारत जैसे विशाल देश को लगातार चुनौती देता रहा है? और क्या आने वाले समय में पाकिस्तान अपनी ताकत को और बढ़ा पाएगा? इसी कड़ी में आज हम विस्तार से समझेंगे पाकिस्तान कैसे बना इतना ताकतवर देश। पाकिस्तान की ताकत की जड़ें कहाँ हैं? 1947 में भारत के विभाजन के साथ पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के समय पाकिस्तान की हालत बेहद कमजोर थी। उसके पास सीमित संसाधन थे, उद्योग लगभग न के बराबर थे, और न सेना भी पूरी तरह व्यवस्थित थी। भारत के मुकाबले पाकिस्तान आर्थिक और सैन्य दोनों मामलों में काफी पीछे था। लेकिन पाकिस्तान की शुरुआत से ही एक सोच थी, सुरक्षा ही अस्तित्व है। भारत के साथ कश्मीर विवाद ने पाकिस्तान को शुरू से ही रक्षा केंद्रित राष्ट्र बना दिया। यही कारण था कि पाकिस्तान ने अपने शुरुआती वर्षों से ही सेना को सबसे ज्यादा महत्व दिया। 1950 के दशक में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन शुरू किया। सीटू और सेंटो जैसी संधियों के जरिए पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार, ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता मिलने लगी, और पाकिस्तान उसकी रणनीति का अहम हिस्सा बन गया। इसी दौरान पाकिस्तान ने अपनी सेना को आधुनिक बनाना शुरू किया। अमेरिकी टैंक, लड़ाकू विमान और आधुनिक हथियार पाकिस्तान की सेना में शामिल होने लगे। इसके बाद भारत के साथ हुए 1948, 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान की सेना को बेहद अनुभवी बना दिया। लगातार युद्धों और सीमा तनाव ने पाकिस्तान को ऐसा देश बना दिया जहां सेना सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बन गई। पार्ट 2, सेना का बढ़ता दबदबा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना है। दुनिया के बहुत कम देशों में सेना का प्रभाव इतना ज्यादा देखने को मिलता है जितना पाकिस्तान में दिखाई देता है। पाकिस्तान में अब तक कई बार सैन्य तख्ता पलट हो चुके हैं। जनरल अयूब खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे सैन्य शासकों ने सीधे देश पर शासन किया। लेकिन इन सैन्य शासकों के दौर में पाकिस्तान की सेना ने सिर्फ हथियार ही नहीं बढ़ाए, बल्कि देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग और विदेश नीति पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आज पाकिस्तान में सेना सिर्फ बॉर्डर की रक्षा नहीं करती, बल्कि कई बड़े उद्योग, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, बैंकिंग नेटवर्क और व्यापारिक संसाधनों पर भी उसका प्रभाव माना जाता है। पाकिस्तान आर्मी को वहां सिर्फ एक सैन्य संस्था नहीं, बल्कि स्टेट विद इन स्टेट, यानी राज्य के भीतर एक और राज्य कहा जाता है। जब भी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट आता है, जनता का एक बड़ा वर्ग सेना को स्थिरता का प्रतीक मानता है। यही कारण है कि पाकिस्तान की ताकत का सबसे बड़ा आधार उसकी सेना ही है। पार्ट 3, पाकिस्तान का परमाणु ताकत बनने का सफर। 1971 का युद्ध पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा झटका था। इसी युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। इस हार ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने तय किया कि अब उसे हर हाल में परमाणु शक्ति बनाना है। 1974 में जब भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, हम घास खाएंगे लेकिन अपना एटम बम जरूर बनाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान ने गुप्त परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। डॉक्टर अब्दुल भाई ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ
ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿस्तान ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ। कदीर खान इस मिशन के सबसे अहम चेहरे बने। पाकिस्तान ने यूरेनियम इंक्रीचमेंट टेक्नोलॉजी हासिल की और तेजी से परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आखिरकार मई 1998 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चगाई पर्वतों में अपने परमाणु परीक्षण किए। पूरी दुनिया हैरान रह गई क्योंकि अब पहली बार कोई मुस्लिम देश आधिकारिक रूप से न्यूक्लियर पावर बन चुका था। आज पाकिस्तान के पास अनुमानित 170 से अधिक परमाणु वॉरहेड्स मौजूद है और यही उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानी जाती है। पार्ट 4, पाकिस्तान की मिसाइल ताकत। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮੂਵਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ने सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं बनाए बल्कि उन्हें पहुंचाने के लिए आधुनिक मिसाइल सिस्टम भी तैयार किए। आज पाकिस्तान के पास छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक की कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं। शाहीन सीरीज पाकिस्तान की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में गिनी जाती है। इसकी अलग अलग वेरिएंट भारत के कई बड़े शहरों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। गौरी मिसाइल लगभग 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि शाहीन थर्ड की रेंज लगभग 2750 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा नसर मिसाइल पाकिस्तान की टैक्टिकल न्यूक्लियर का हिस्सा है। इसे छोटे युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। बाबर क्रूज मिसाइल पाकिस्तान की ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, समुद्र और कुछ प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इन मिसाइलों का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ हमला करना ही नहीं बल्कि दुश्मनों पर रणनीतिक दबाव बनाए रखना है। यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल ताकत को लगातार आधुनिक बना रहा है। पार्ट 5, पाकिस्तान एयरफोर्स की कितनी ताकत है। पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF को दुनिया के सबसे प्रोफेशनल एयरफोर्स में से एक माना जाता है। हालांकि भारत के मुकाबले पाकिस्तान की एयरफोर्स आकार में छोटी है, लेकिन उसने सीमित संसाधनों के बावजूद खुद को काफी आधुनिक बनाया है। PAF के पास कई आधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जिसमें सबसे अहम है JF-17 थंडर। ये विमान पाकिस्तान और चीन ने मिलकर विकसित किया है। JF-17 ब्लॉक थर्ड को पाकिस्तान अब 4.5 जनरेशन फाइटर के रूप में प्रमोट कर रहा है, जिसमें ऐसा रडार, आधुनिक एवियनिक्स और आधुनिक मिसाइल सिस्टम शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 फाइटर फॉल्कॉन भी मौजूद है, जिन्हें उसकी एयरफोर्स की रीढ़ माना जाता है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने चीन से अत्याधुनिक J-10C लड़ाकू विमान भी शामिल किए हैं। J-10C को चीन के सबसे आधुनिक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स में गिना जाता है, जिसमें ऐसा रडार, लंबी दूरी की PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए गए हैं। पाकिस्तान ने इन विमानों को अपनी एयरफोर्स की स्ट्राइक और एयर सुपेरियरिटी क्षमता बढ़ाने के लिए शामिल किया है। वहीं डिजर्ट मिराज थर्ड और डिजर्ट मिराज 5 जैसी पुरानी फ्रांसीसी जेट्स को भी पाकिस्तान ने अपग्रेड करके अभी तक सेवा में रखा हुआ है। PAF की सबसे बड़ी ताकत उसका ट्रेनिंग स्टैंडर्ड माना जाता है। पाकिस्तान अपने पायलट्स की ट्रेनिंग और कॉम्बैट रेडीनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। इसी कारण पाकिस्तान एयरफोर्स कई बार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में से अपनी क्षमता दिखा चुकी है। पार्ट 6, पाकिस्तान की नौसेना और समुद्री रणनीति। पहले पाकिस्तान की नौसेना को ज्यादा ताकतवर नहीं माना जाता था, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। पाकिस्तान नेवी का सबसे बड़ा रणनीतिक केंद्र है ग्वादर पोर्ट। ये बंदरगाह चीन के बेल्ट एंड रोड और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बेहद अहम हिस्सा है। चीन ने पाकिस्तान को आधुनिक फ्रिगेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और नई सबमरीन उपलब्ध कराई है। पाकिस्तान अब अपनी नौसेना को हिंद महासागर में मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। भविष्य में पाकिस्तान अपनी नेवी में नई टाइप 039 सबमरीन और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम ड्रोन्स जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान सी बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर भी काम कर रहा है, ताकि समुद्र से भी परमाणु जवाबी हमला किया जा सके। यानी पाकिस्तान अब सिर्फ जमीन और हवा में ही नहीं बल्कि समुद्र में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। पार्ट 7, चीन से दोस्ती और बदलती विश्व राजनीति। आज पाकिस्तान और चीन का रिश्ता आयरन ब्रदरहुड कहलाता है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी बन चुका है। चीन ने पाकिस्तान को आधुनिक हथियार, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अरबों डॉलर का निवेश दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर माना जाता है। चीन पाकिस्तान को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं देता बल्कि उसकी सैन्य ताकत बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। अफगानिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ी। अब पाकिस्तान रूस, तुर्की, कतर और ईरान जैसे देशों के साथ भी संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यानी पाकिस्तान अब खुद को सिर्फ एक अमेरिकी सहयोगी नहीं बल्कि बहुध्रुवी दुनिया में एक स्वतंत्र रणनीतिक शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है। पार्ट 8, साइबर पावर और प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी। आधुनिक युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। आज साइबर वॉरफेयर और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी बेहद महत्वपूर्ण बन चुके हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में साइबर कैपेबिलिटी पर भी तेजी से काम किया है। उसकी खुफिया एजेंसी ISI दुनिया की सबसे चर्चित एजेंसी में गिनी जाती है। अफगानिस्तान, कश्मीर और पश्चिमी एशिया में पाकिस्तान के प्रॉक्सी नेटवर्क को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बहसों में जोड़ा जाता है। यही रणनीति पाकिस्तान को सीधे बड़े युद्ध से बचते हुए भी अपने विरोधियों पर दबाव बनाने की क्षमता देती है। इसके अलावा पाकिस्तान अब ड्रोन वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर भी तेजी से निवेश कर रहा है।
शाफर 2 और बुराक जैसे ड्रोन निगरानी और सीमित हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पार्ट 9, आर्थिक संकट के बावजूद ताकत कैसे बरकरार है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकटों से जूझ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, IMF के कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हर साल अपने बजट का हिस्सा रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना को सिर्फ डिफेंस फोर्स नहीं बल्कि नेशनल आइडेंटिटी माना जाता है। जब देश में राजनीतिक अस्थिरता पड़ती है तब सेना को राष्ट्र रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी कारण आर्थिक संकटों के बावजूद पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्ति को कमजोर नहीं होने देता। हालांकि आलोचकों का कहना है कि अत्यधिक सैन्य खर्च पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं को और बढ़ाता है, लेकिन पाकिस्तान के रणनीतिक दृष्टिकोण में सेना हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। पार्ट 10, पाकिस्तान का भविष्य कितना ताकतवर होगा। 2026 तक पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स, लाखों रिजर्व ट्रूप्स, हजारों टैंक, सैकड़ों लड़ाकू विमान, आधुनिक मिसाइल सिस्टम और 170 से अधिक परमाणु वॉरहेड्स मौजूद माने जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तेजी से ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल कमांड, स्पेस प्रोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉरफेयर सिस्टम पर भी काम कर रहा है। एंड 5th जनरेशन जेट्स ते भी। लेकिन पाकिस्तान के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। आर्थिक संकट, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसके भविष्य को कठिन बना सकते हैं। आज पाकिस्तान एक विरोधाभास बन चुका है। एक तरफ आर्थिक कमजोरी, दूसरी तरफ परमाणु शक्ति, एक तरफ आंतरिक अस्थिरता, दूसरी तरफ शक्तिशाली सेना। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने सीमित संसाधनों के बावजूद दुनिया को दिखा दिया कि रणनीतिक लोकेशन, सैन्य फोकस और दृढ़ संकल्प किसी भी देश को बड़ी ताकत बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले वर्षों में पाकिस्तान अपनी ताकत को स्थिरता और विकास के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर दक्षिण एशिया में तनाव और बढ़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या साल 2050 तक पाकिस्तान इंडिया के बराबर या उससे अधिक ताकतवर बन पाएगा या फिर ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। अगर ये ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੇ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨੀ ਪਾਵਰ ਕਿਦਾਂ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੋ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਆ। ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੱਕਾ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੈਟੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਤੇ ਟਰਕੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਸ ਡੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ।